मार्केट में मेनली दो प्रकार के इन्वेस्टर्स होते हैं। पहला, जो स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव को पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी नहीं करते। दूसरे वो निवेशक जो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन देने के लिए अलग अलग जगह निवेश करते हैं। इन दोनों प्रकार के इन्वेस्टर्स के लिए ही बॉन्ड्स एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। बॉन्ड्स आपको स्टॉक मार्केट से कम परंतु फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। इंडिया में अभी बॉन्ड मार्केट इतना विकास नहीं कर पाया है। इसका मुख्य रीज़न है कि यहाँ के इन्वेस्टर्स को ये नहीं पता कि बॉन्ड्स में कैसे इन्वेस्ट करें। लेकिन फ्यूचर में बॉन्ड मार्केट का भारत में और ज़्यादा विकास करने की संभावनाएं नज़र आ रही है। दोस्तों, एक स्मार्ट इन्वेस्टर के नाते आपको बॉन्ड्स की समस्त जानकारी पता होनी चाहिए। इस वीडियो में हम बॉन्ड्स के बारे में ही बात करेंगे, जिसमें शामिल होगा बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स के प्रकार, बॉन्ड्स में कैसे इन्वेस्ट करें और किन इन्वेस्टर्स को बॉन्ड्स में निवेश करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बॉन्ड क्या होते हैं। बॉन्ड एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसे हिंदी में ऋण पत्र भी कहा जाता है। बॉन्ड्स के माध्यम से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे कि आप और मैं बॉन्ड जारीकर्ता को लोन उपलब्ध करवाते हैं। बॉन्ड जारीकर्ता जिससे पैसे उधार ले रहा है उसे बॉन्ड जारी करता है, यानी कि बॉन्ड जारी करता पैसे उधार लेकर उसके बदले में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जारी कर देता है। इसके साथ में ही बॉन्ड जारी करता एक निश्चित ब्याज दर का भुगतान करने का भी वादा करता है। इन जारी किए गए बॉन्ड्स पर एक ब्याज दर लिखी होती है, जिसे कूपन रेट भी कहा जाता है। चलिए इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लेते हैं कि मुझे 1000 रुपये की आवश्यकता है। ये 1000 रुपये आप मुझे उधार देते हैं। इसके बदले मैं क्या करता हूँ, आपको एक 10% ब्याज वाला 1000 रुपये का एक बॉन्ड 1 वर्ष की मैच्योरिटी के साथ में जारी कर देता हूँ। 1 वर्ष समाप्त होने के बाद में आप मुझे मेरा बॉन्ड वापस दे देंगे और मैं आपको 1000 रुपये प्लस 10% ब्याज का भुगतान कर दूंगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बॉन्ड्स कैसे काम करते हैं। बॉन्ड्स मुख्य रूप से सरकार और कंपनियों के द्वारा इशू किए जाते हैं। इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में बॉन्ड्स काफ़ी हद तक सुरक्षित माने जाते हैं, क्योंकि ये कोलेट्रल द्वारा सुरक्षित होते हैं। यदि कोई कंपनी बॉन्ड जारी करती है तो उसकी फर्स्ट लायबिलिटी होती है कि वह बॉन्ड धारकों को पैसा वापस लौटाए। दोस्तों, जब भी सरकार को पैसों की आवश्यकता होती है तो सरकार बॉन्ड्स जारी करके पैसे जुटा सकती है। वैसे ही अगर किसी कंपनी को फाइनेंस की ज़रूरत होती है तो उसके पास में मेनली 3 विकल्प होते हैं। फर्स्ट, वह इक्विटी शेयर जारी करें, जिसमें कि उनके शेयर्स डायलूट होते हैं। दूसरा विकल्प होता है बैंक लोन, जिसमें कंपनी को बहुत ज़्यादा ब्याज दर का भुगतान करना पड़ सकता है। और तीसरा विकल्प होता है बॉन्ड के द्वारा पैसा जुटाना। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि ब्याज दर बैंक लोन की अपेक्षा कम होती है, साथ में कंपनी की इक्विटी भी डायलूट नहीं होती, तो इसलिए कंपनियां बॉन्ड जारी करके पैसा जुटाना अधिक प्रेफर करती है। जारी किए गए बॉन्ड्स पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट लिखी होती है, जिनकी एक फिक्स्ड मैच्योरिटी अवधि होती है, जैसे कि 3 वर्ष, 5 वर्ष या 10 वर्ष। आज के समय में बॉन्ड सर्टिफिकेट के बजाय डिजिटल फॉर्म में होते हैं। बॉन्ड जारीकर्ता, जो अधिकांश मामलों में कंपनी या सरकार होती है, उनको एक निश्चित अंतराल में बॉन्ड धारक को ब्याज का भुगतान करना होता है। मैच्योरिटी अवधि समाप्त होने पर बॉन्ड जारीकर्ता प्रिंसिपल अमाउंट और ब्याज का भुगतान बॉन्ड धारक को कर देता है। आपकी सहूलियत के लिए बता दूं कि बॉन्ड धारक वह व्यक्ति होता है जिसने पैसा उधार दिया हो। नेक्स्ट सवाल आता है, बॉन्ड्स कितना रिटर्न देते हैं। आमतौर पर बॉन्ड्स के रिटर्न 5 से 14% के बीच में हो सकते हैं। सभी बॉन्ड्स को अलग अलग रेटिंग दी जाती है। जितनी ज़्यादा रेटिंग होगी उतना ही इंटरेस्ट रेट कम होगा। इसका मुख्य कारण है ज़्यादा रेटिंग वाले बॉन्ड्स काफ़ी सुरक्षित माने जाते हैं, यानी इनमें रिस्क काफ़ी कम होता है। ये रेटिंग उधारकर्ता की पैसे वापस करने की क्षमता के आधार पर जारी की जाती है। रिस्की बॉन्ड में आपको ज़्यादा ब्याज दर ऑफर की जाती है, जबकि कम रिस्की बॉन्ड्स में कम इंटरेस्ट रेट रहती है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स। लेकिन दोस्तों, बॉन्ड्स का वास्तविक रिटर्न केवल इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि YTM होता है, यानी कि यील्ड टू मैच्योरिटी। अब ये यील्ड टू मैच्योरिटी या बॉन्ड यील्ड क्या होता है। दोस्तों, बॉन्ड खरीदते समय आपको वास्तविक रिटर्न जानने के लिए हमेशा यील्ड टू मैच्योरिटी ही देखनी चाहिए। ये आपको एक सही पिक्चर देते हैं। तो चलिए इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू का एक बॉन्ड खरीदा। इसका टोटल होल्डिंग पीरियड रहा 12 महीने, जबकि मैच्योरिटी पीरियड भी इसका 12 महीने ही है,
यानी 12 महीने में ये मैच्योर हो जाएगा। इसके ऊपर कूपन रेट है 10%। अगर आप इस बॉन्ड को पूरे 12 महीने तक होल्ड करते हैं तो आपको ये बॉन्ड जारीकर्ता को ही देना पड़ेगा, जो कि आपको 1 लाख रुपए के ऊपर ही वापस रिटर्न करना होगा, जो इसकी फेस वैल्यू होगी। तो इस केस में आपकी बाइंग वैल्यू और सेलिंग वैल्यू एक ही रहेगी, यानी कि 1 लाख रुपए। तो इसमें आपको कैपिटल गेन होगा 0, परंतु आपकी इंटरेस्ट इनकम यानी कूपन रेट 10% थी, तो आपको 1 लाख रुपए पर 12 महीने के लिए 10,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो इस केस में आपने 10,000 रुपये का कुल प्रॉफिट कमाया 1 लाख रुपए के ऊपर, तो इसमें आपका बॉन्ड यील्ड होगा 10%। चलिए एक दूसरा केस लेते हैं। आपने एक बॉन्ड 1 लाख रुपए में ख़रीदा, जिसको आपने 12 महीने के लिए होल्ड किया, परंतु उसका मैच्योरिटी पीरियड 5 वर्ष बाद में था, जबकि इस बॉन्ड के ऊपर कूपन रेट 10% थी। अगर 12 महीने के बाद में आपने इस बॉन्ड को 1,20,000 रुपये में बेच दिया हो, तो यहाँ पर आपका कैपिटल गेन होगा 20,000 रुपये। इसका मतलब हुआ कि आप मैच्योरिटी डेट से पहले ही अपना बॉन्ड बेचकर निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपको कैपिटल गेन हुआ 20,000 रुपये का, जबकि टोटल इंटरेस्ट इनकम 1 वर्ष के लिए प्राप्त हुई 10,000 रुपये। तो इस केस में आपकी बॉन्ड यील्ड 30,000 रुपये पर निकाली जाएगी, यानी 20,000 रुपये का कैपिटल गेन प्लस इंटरेस्ट इनकम डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 30% का इसमें आपको बॉन्ड यील्ड प्राप्त हो रहा है, यानी 1 वर्ष में आप 30% का रिटर्न कमा रहे हैं। चलिए एक तीसरा केस लेते हैं, जिसमें आपने सेम बॉन्ड 12 मंथ्स के लिए होल्ड किया है, लेकिन 1 वर्ष के बाद में बॉन्ड की डिमांड कम होने की वजह से आप इसे मात्र 95,000 रुपये में ही बेच पाए, यानी कि इस केस में आपको 5,000 रुपये का नुकसान हो रहा है, जबकि आपको इंटरेस्ट इनकम प्राप्त होगी 10,000 रुपये फॉर 1 ईयर। तो यहाँ पर आपका इफेक्टिव प्रॉफिट ओनली 5,000 रुपये होगा, यानी इंटरेस्ट इनकम 10,000 माइनस 5,000 रुपये का आपको लॉस, यानी 5,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100। तो इसमें आपकी यील्ड टू मैच्योरिटी निकल के आएगी मात्र 5%। दोस्तों इस प्रकार बॉन्ड्स का वास्तविक रिटर्न यील्ड टू मैच्योरिटी होता है, ना कि कूपन रेट। YTM संपूर्ण बॉन्ड अवधि के रिटर्न्स के आधार पर निकाला जाता है। दोस्तों अगर आपको ये एग्जाम्पल अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बॉन्ड्स में एक्रूड इंटरेस्ट नामक एक टर्म भी होती है, जिसका अर्थ भी हम समझ लेते हैं। अगर बॉन्ड धारक अपने बॉन्ड को अगली इंटरेस्ट पेमेंट की तारीख से पहले ही बेच देता है, तो नए बायर को एस्टिमेटेड इंटरेस्ट का भुगतान सेलर को करना होता है। अगर आसान भाषा में समझे तो जितने समय के लिए बॉन्ड धारक ने बॉन्ड को होल्ड किया है, उसका ब्याज वह नए क्रेता से वसूल करता है। इसे ही एक्रूड इंटरेस्ट कहा जाता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल की सहायता से सिंप्लीफाइड करते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास में एक बॉन्ड है, जिस पर आपको अगले 12 महीने के बाद में ब्याज प्राप्त होगा। इस बॉन्ड को आपने 8 महीने तक होल्ड किया है और उसके बाद में आप इसे बेच रहे हो, लेकिन इस बॉन्ड पर ब्याज पूरे 12 महीने कंप्लीट होने के बाद ही मिलेगा, यानी कि ये ब्याज नए क्रेता को मिलेगा। तो इस केस में आपने बॉन्ड को 8 महीने तक होल्ड किया है, तो आप इस 8 महीने का ब्याज एडवांस में बायर से वसूल कर लोगे। इसे ही एक्रूड इंटरेस्ट कहा जाता है। चलिए दोस्तों बॉन्ड्स के फ़ायदे और नुकसानों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉन्ड्स के फ़ायदों के बारे में। सबसे पहला बेनिफिट है बढ़िया रिटर्न्स। दोस्तों बॉन्ड्स FD और सेविंग अकाउंट की अपेक्षा ज़्यादा रिटर्न देते हैं, जो आपको इन्फ्लेशन बीट करने में भी मदद करते हैं। सेकंड बेनिफिट है लो रिस्क। बॉन्ड्स डेब्ट फंड होते हैं, जिसकी वजह से इनमें काफ़ी कम रिस्क होती है, जबकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में तो ऑलमोस्ट 0 रिस्क होती है, क्योंकि इनकी डिफ़ॉल्ट करने की संभावनाएं बहुत ही न्यूनतम होती है। तीसरा बेनिफिट है, अगर आप बहुत ज़्यादा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए कुछ हिस्सा बॉन्ड्स में भी निवेश कर सकते हैं। फोर्थ बेनिफिट है, कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको बॉन्ड्स को प्लेज रखने की सुविधा भी देते हैं। अब बात करते हैं बॉन्ड्स के नुकसानों के बारे में। सबसे पहला ड्रॉबैक है, इन्फ्लेशन और इकोनॉमी स्लोडाउन में आपको काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट ऑफर किए जाते हैं। सेकंड ड्रॉबैक है, बॉन्ड्स में आपको मैच्योरिटी तक होल्ड करना होता है। ये मैच्योरिटी अवधि काफ़ी लंबी हो सकती है, हालांकि आजकल बॉन्ड्स को किसी मध्यस्थ की सहायता से बेचा जा सकता है। तीसरा ड्रॉबैक है, बॉन्ड्स के रिटर्न शेयर्स और म्यूचुअल फंड की तुलना में कम रहते हैं। एंड लास्ट है, कंपनी के दिवालिया होने की स्थिति में पैसा डूबने का खतरा रहता है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। दोस्तों मार्केट में कई प्रकार के बॉन्ड्स उपलब्ध हैं। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इस प्रकार के बॉन्ड्स में ऑलमोस्ट नील रिस्क होती है, लेकिन आपको इसमें इंटरेस्ट रेट भी कम ऑफर की जाती है।
सेकंड है म्युनिसिपल बॉन्ड्स। इस प्रकार के बॉन्ड्स लोकल सरकार या नगर निगम के द्वारा अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जारी किए जाते हैं। थर्ड है कॉरपोरेट बॉन्ड्स। ये कंपनियों के द्वारा जारी किए जाते हैं जिनमें हाई रिस्क और हाई इंटरेस्ट रेट रहती है। सिक्योर्ड बॉन्ड्स। इस प्रकार के बॉन्ड्स में जिस कंपनी ने आपसे पैसा उधार लिया है उस कंपनी को आपका पैसा वापस चुकाना ही होता है, चाहे कंपनी घाटे में ही क्यों ना चल रही हो। पैसा वापस ना चुकाने पर कंपनी के ऊपर आप केस भी कर सकते हो। इस प्रकार के बॉन्ड्स में ब्याज दर कम होती है। फिफ्थ है अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स। इस प्रकार के बॉन्ड्स में अगर कंपनी आपका पैसा वापस लौटाने से मना करती है तो आप कंपनी के ऊपर केस भी नहीं कर सकते। इसलिए ये बॉन्ड्स काफ़ी रिस्की माने जाते हैं, परंतु इसमें आपको ज़्यादा ब्याज दर ऑफर की जाती है। सिक्स्थ है फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड्स। इस प्रकार के बॉन्ड्स में बॉन्ड की संपूर्ण अवधि के दौरान एक निश्चित ब्याज दर होती है। सेवंथ है फ्लोटिंग इंटरेस्ट बॉन्ड्स। ऐसे बॉन्ड्स में कूपन रेट बॉन्ड टेन्योर के दौरान रेगुलर रूप से बदलती रहती है, जो कि मार्केट कंडीशन, इन्फ्लेशन जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एट्थ है इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स का रिटर्न मुद्रास्फीति की दर के अनुसार ही होता है। नाइन्थ है परपेचुअल बॉन्ड्स। इस प्रकार के बॉन्ड्स में कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, यानी कि बॉन्ड जारीकर्ता कभी भी प्रिंसिपल अमाउंट को वापस चुकाने के लिए लायबल नहीं होता। ये बॉन्ड्स लंबे समय तक रेगुलर इनकम के रूप में ब्याज कमाने के लिए खरीदे जाते हैं। अब बात आती है कि बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कैसे करें। दोस्तों, मेनली 4 प्रकार से आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है डेट फंड। डेट फंड म्यूचुअल फंड का ही एक प्रकार होता है, जो कि एक इनडायरेक्ट तरीका है। डेट फंड के माध्यम से निवेश करने पर आपको 1 से 2% का एक्सपेंस रेशो देना पड़ सकता है, जो आपके रिटर्न्स को कम कर देता है। इसलिए एक अच्छा तरीका नहीं माना जाता। सेकंड और सबसे बेस्ट तरीका है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। ये बॉन्ड खरीदने का एक डायरेक्ट तरीका है, जिसमें आप thefixedincome.com और goldenpie.com से बॉन्ड खरीद सकते हैं। इन वेबसाइट्स के द्वारा खरीदा गया बॉन्ड आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर बाद में ये वेबसाइट या प्लेटफॉर्म बंद भी हुए तो आपके पास में आपके बॉन्ड सुरक्षित रहेंगे। थर्ड है स्टॉक ब्रोकर के द्वारा। कई कॉरपोरेट बॉन्ड्स एक्सचेंज के ऊपर भी ट्रेड होते हैं। आप अपने स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से बॉन्ड खरीद और बेच सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने स्टॉक ब्रोकर की सहायता से बिड प्लेस करके गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। फोर्थ है कमर्शियल बैंक्स। आप बैंकों के माध्यम से भी बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। दोस्तों, इन सब के अलावा जिस कंपनी ने अपना बॉन्ड जारी किया है, आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या उनके ब्रांच ऑफिस में जाकर भी बॉन्ड खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं बॉन्ड्स के ऊपर टैक्स के बारे में। बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में कुछ टैक्स फ्री बॉन्ड्स भी उपलब्ध होते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ केसेस में PSU कंपनीज के द्वारा जारी किए जाते हैं, जैसे कि हुडको, NHAI, REC आदि। लिस्टेड बॉन्ड और अनलिस्टेड बॉन्ड दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। लिस्टेड बॉन्ड वो होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं। इनका टैक्स ट्रीटमेंट बिल्कुल स्टॉक्स के जैसा ही किया जाता है। अगर आप इन्हें 12 महीने या कम अवधि के लिए होल्ड करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो आपकी इनकम में जुड़कर आपकी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होंगे। अगर आप इन बॉन्ड्स को 12 महीने से अधिक होल्ड करके बेचते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो 10% होगा। जबकि अनलिस्टेड बॉन्ड्स के मामले में अगर आप बॉन्ड्स को 36 महीने या कम पीरियड के लिए होल्ड करते हैं तो आपको STCG देना होगा, जो आपकी इनकम में जुड़कर टैक्सेबल होगा। अगर आप 36 महीने से अधिक पीरियड के लिए होल्ड करके अपने बॉन्ड्स को बेचते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो आपके कैपिटल गेन का 10% होगा। अब बात करते हैं बॉन्ड्स में किसे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप एक रेगुलर रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं जो कि बैंक FD से ज़्यादा हो तो आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही ऐसे इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा कम रिस्क की जगह लगाना चाहते हैं तो बॉन्ड उनके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। साथ ही आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन देने के लिए भी बॉन्ड इन्वेस्टमेंट को चुन सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बॉन्ड्स की मैच्योरिटी अवधि थोड़ी लंबी होती है, इसलिए हमेशा वही पैसा इसमें इन्वेस्ट करें जिसकी आपको निकट भविष्य में आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, लंबी अवधि के लिए एक स्टेबल इनकम पाने के लिए बॉन्ड अच्छा विकल्प हो सकता है, परंतु आपको रिस्की बॉन्ड खरीदने से बचना चाहिए। दोस्तों, मेरी राय में आपको AAA रेटिंग वाले बॉन्ड ही खरीदने चाहिए। साथ ही आप जब भी बॉन्ड खरीदें तो आपको यील्ड टू मैच्योरिटी देखकर ही बॉन्ड खरीदना चाहिए, जिससे कि आपको एक्चुअल रिटर्न का अंदाज़ा हो जाए। दोस्तों, बॉन्ड्स के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।